नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में और आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं। आपका नाम है बाबा रामदास जी और बाबा रामदास जी पहले साई में कुश्ती के कोच हुआ करते थे और बाद में उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके इस समय का आश्रम बना रखा है आगरा के पास में। और आपने यदि दद्दा की खरी-खरी इनका चैनल देखा हो, तो आपने इनके कुश्ती का जो इस समय विवाद चल रहा है उसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन आपका ये भी परिचय है कि आप राजनीति में भी गहरी पकड़ रखते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है बाबा रामदास जी, जयपुर डायलॉग्स पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे जयपुर डायलॉग्स जैसे प्रतिष्ठित मंच पे आमंत्रित करने के लिए आपके सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, सभी दर्शकों का। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि आपने विवेचना की थी कि ये जो मेवात में जो हिंसा हुई, जो जलाभिषेक यात्रा जी निकाली गई थी सावन के एक सोमवार को और उसमें हिंसा हुई विशेषकर नूह में और उसके आसपास। इसकी जड़ में क्या था? क्यों हिंसा हुई थी ये? सर, देखिए, इसकी जड़ में अगर सही देखा जाए ना, तो कांग्रेस और बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, देखिए जड़ में तो हमेशा वही रहेगा, इसको आप नकार नहीं सकते। वहां पे जो 3 विधायक हैं कांग्रेस के और वो जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है उस एरिया में। और ये 3 सीटें जो हैं ये मुस्लिम बहुल हैं। तो और यहाँ पे पिछले दिनों हरियाणा पुलिस ने एक बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन किया था। यहाँ के साइबर क्राइम का जो ये गढ़ बनता जा रहा है, जैसे जामताड़ा है अपना, उसी तरीके से ये भी एक गढ़ के रूप में विकसित हुआ है। तो इस पे एक बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ था, तो कुछ तो वो रिजेंटमेंट था। और बाकी ये जो काउ विजिलेंटे जो था सर, ये तो एक बहाना है। मोनू माने तो सर। हाँ, ये तो एक बहाना है काउ विजिलेंटे। और ये सिर्फ मेवात में नहीं है, ये काउ विजिलेंटिज्म तो आपको पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के और बाकी एरियाज में भी मिलेगा। जहां जहां यूपी के बॉर्डरिंग एरियाज हैं, यमुना का इस पार और उस पार वाला जो इलाका है, तो वहां आपको हर जगह काउ विजिलेंटिज्म है। पर इतना बड़ा कारण नहीं था कि इतना बड़ा दंगा हो जाए। तो दंगा तो सर इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड। इसके तार जैसे जी। एनआईए मैंने सुना है जांच कर रही, तो उसके तार तो पाकिस्तान तक से जुड़ रहे हैं। और अगर विस्तृत जांच हो जाएगी तो दिल्ली से भी जुड़ जाएंगे, आम आदमी पार्टी से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक रिपोर्ट इनको वहां से भी मिला है। अभी तो ये जांच अच्छा। का विषय है जी। हुँ। तो सर ये तो इट वाज एंड इट वाज वेरी वेरी वेल प्लान्ड। मुझे ताज्जुब होता है कि हरियाणा पुलिस का जो इंटेलिजेंस विंग है वो क्या कर रहा था। व्हाई कुडंट दे, मतलब स्टॉप इट बिफोर हैपनिंग। ये एक बड़ा ताज्जुब का विषय है मेरे लिए, कम से कम। जी हाँ, इंटेलिजेंस क्योंकि फेलियर की इट तो वो, बात आई है कि कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी हाँ बताते हैं 8-10 दिन से हाँ और किसी को हवा नहीं लगी। जी, नहीं, जबकि लोकल बच्चे बच्चे को पता था सर, बाकायदे 10 दिन से तैयारी चल रही थी। बच्चे बच्चे को पता था, सिर्फ पुलिस को पता नहीं था। तो ये जो हिंसा में जो आरोप लगे हैं तो कई सारे ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं जिसको कि पुलिस ने नकारा है कि कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार इत्यादि हुआ है उसको तो पुलिस ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो ये क्या थे? ये क्या आरोप लगे थे? जो विशेषकर से नल्हड़ नहीं ये महादेव के आसपास जो वाक़या हुआ था उसके लिए आरोप लगे थे? नहीं, ये इन आरोपों में सचमुच कोई दम नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और ऐसा ये खामखा भावनाओं को भड़काने वाली बातें हैं, आरोप हैं। इन बातों में वाकई कोई दम नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हैं, और जब भी ऐसी, आपको याद होगा कि जब वो जाट आंदोलन में जो आगजनी हुई थी, उस वक्त भी इस प्रकार के आरोप लगे थे जिनकी पुष्टि नहीं हुई थी, और उसको भी पुलिस ने नकार दिया था कि नहीं, ये सिर्फ आरोप है, इसका कोई हमें वो नहीं मिला है। या अगर कोई व्यक्ति थी तो वो सामने नहीं आई थी उस केस में।
इस केस में भी मैंने भी अपने कई लोकल लोगों से पूछा, बोले नहीं सर ऐसा कोई माहौल ही नहीं था, और जो जिन हिंदुओं ने वहां पे उस यात्रा के बाद जब भगदड़ मची और जो शरण ली थी, वो देवर ऑल यूनाइटेड, मतलब एक ही ग्रुप था, उसमें महिलाएं और बच्चे स्कैटर नहीं हुए थे, सेग्रीगेट नहीं हुए थे, वो पूरा ग्रुप एक साथ था, और वो एक साथ ही जो है वहां पे उन्होंने जो है जाके शरण ले ली थी उस मंदिर में। तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, सच बात यही है। जी, तो अब इसके बाद विशेषकर से जो थाने के ऊपर इन्होंने हमला किया, साइबर थाने के ऊपर जो हमला किया, रिकॉर्ड इत्यादि जलाए, अ, अब ये जो पूरा जो क्षेत्र है, इसमें पुलिस की कार्रवाई किस प्रकार की हो रही है? क्या जनता इससे संतुष्ट है? सर देखिए, पुलिस की कार्रवाई को मैं तो अभी भी ढुलमुल ही मानता हूं, क्योंकि हमारे सामने ना एक बड़ी लकीर खींच रखी है बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब जो लोग भी कंपेयर करते हैं ना कार्रवाई को, स्पेशली हम लोग या जो हिंदू जनता है, हिंदू सेंटिमेंट है, वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं योगी बाबा को। और योगी बाबा के राज में तो अभी पीछे जो है मुहर्रम पे जौनपुर के एक गांव में एक वीडियो आया जिसमें कि वो मुहर्रम के जुलूस में कुछ बच्चे, लड़के, युवा, कुछ नादान लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। सर 1 करोड़ 4 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस गया है, 33 लोग गिरफ्तार हैं सिर्फ नारा लगाने पे। तो सर जी हाँ। जहां इसे कहते हैं गवर्नेंस, इसे कहते हैं सरकार का इकबाल। तो सर एक तरफ तो योगी बाबा हैं, भाई एक बात हुँ, बताइए ना, हरियाणा से आप यूपी को कंपेयर कर लीजिए, सर 10 हरियाणा बन जाएंगे यूपी में। आराम तो से। खट्टर साहब आपसे एक हरियाणा और उसमें 3 तहसील नहीं संभल पा रही है। योगी जी पूरा 25 करोड़ का यूपी संभाल ले रहे हैं। वो तो है, वो ये बाबा का तो अंतर इकबाल है है। अभी बेसिक। बरेली में भी जो छोटी-मोटी घटना हुई थी, उसमें भी बहुत तगड़ा एक्शन किया उन्होंने। जी, तो बाबा ने सर एक जो बड़ी लकीर खींच दी है ना, कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन को कोई उंगली नहीं लगा सकता, और यदि आप कानून और सांप्रदायिक सौहार्द को अपने हाथ में लेंगे, उससे खिलवाड़ करेंगे, तो आप चाहे जो हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा। सर ये जो सरकार का इकबाल है ना, आप कह रहे थे ना सर, ये नूह जैसी जगहों पे जहां इनके गेटोज है ना, वहां पे ये बड़ा गर्व से कहते हैं कि ओए हमारे इलाके में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पुलिस की क्या औकात है कि हमारे इलाके में घुस जाएगी। मैं आप ही के प्रोग्राम में एक सज्जन थे, वो राजस्थान, वो अलवर साइड, जी। आपके प्रोग्राम में देखा था सर उनको, तो वो बता रहे थे कि वहां पे हेलमेट न लगाकर चलना शान समझा जाता है। तो आप जहां पर भी इनका कंसंट्रेशन मिलेगा, इनके घेटोज मिलेंगे, वहां पे कानून अपने हाथ में लेना, कानून, राज्य व्यवस्था है, इसका न होना, पैरेलल गवर्नमेंट चलाना, ये इनका यूएसपी है, ये इसी में अपनी शान समझते हैं। तो सर इनको ये बड़ा नागवार गुजरा कि अच्छा हमारे इलाके में हरियाणा पुलिस की है जुर्रत की हमारे पे इतना बड़ा क्रैकडाउन। जब वो साइबर क्राइम्स पे जो क्रैकडाउन किया था हरियाणा पुलिस ने, तो सर वहां के लोगों ने, जी। वहां की जो एक वहां की जो लॉबी है, उसने एक तरह से हरियाणा सरकार को चैलेंज किया है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पे क्रैकडाउन करने की। उन्होंने साइबर क्राइम का थाना फूंक दिया। हुँ, 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 हुँ। जी सर।
तो उसके बाद अब क्या किया बताते हैं कि वहाँ पर काफ़ी डिमोलिशन इत्यादि किए हैं और कुछ कार्यक्रम किए हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सर लंबे चौड़े वहाँ पर फोर्सेस लगा दिए हैं इत्यादि, इत्यादि और मामला जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। सर देखिए, मामला तो देखिए सरकार, आप तो खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपको बहुत लंबा अनुभव है कि सरकार और प्रशासन के पास कितनी असीमित शक्तियाँ होती हैं और यदि एक अपना पॉलिटिकल विल पावर यदि हो, तो सर कितना ज़बरदस्त तरीके से सरकार काम करती है। सरकार तो चाहे तो हमको आपको किसी को खाँसने भी ना दे अपनी मर्ज़ी से, सर कानून हाथ में लेना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो सर हुआ है, मैंने सुना है कि 750 से ज़्यादा डिमोलिशंस हुए हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करके जो दुकानें, मकान बने हुए थे, उनको ढाया गया है और जिन घरों से पत्थरबाजी हुई थी या वहाँ पे हरियाणा पुलिस ने सर दंगे के दौरान जो है ना, वो ड्रोन से वो करवाई थी फ़ोटो अपनी वीडियोग्राफ़ी। तो जिन-जिन घरों के ऊपर पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे या जिन घरों के ऊपर से पत्थरबाजी हो रही थी, हरियाणा पुलिस ने वो पूरा का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। इसके अलावा जो लोग भी पत्थरबाजी में और दंगे में शामिल थे या जो भी आगजनी में शामिल थे, उनकी बहुत ज़्यादा इनके पास वीडियो फुटेज हैं। और आपको तो मालूम है आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और सब कुछ है और अब सोसाइटी में इतना बड़ा प्रेशर है, यदि आपको अपना घर बचाना है तो दंगाइयों को सरेंडर कीजिए। तो सर वो सारा ओके। कुछ चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक हुँ, भ्रम था कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने जो है डिमोलिशन पर रोक लगा दी है। उन्होंने सर इतना इतना कहा है कि आप यू फॉलो द ड्यू कोर्स, जो प्रोसेस है सरकारी ना, जो कानूनी प्रक्रिया है, प्रोसीजर फ़ॉलो प्रक्रिया करें। का पालन करके प्रोसीजर फॉलो करिए। तो सर वह आपको तो पता है कि सरकारी जमीन पे किया गया अवैध कब्जे के डिमोलिशन को कोई कोर्ट स्टे नहीं देगी। करेक्ट। और नूह में तो है ही टोटल सरकारी भूमि पे और गैर कानूनी तरीके से बनाया गया निर्माण, तो उस पे क्रैकडाउन चल रहा है, वो चलता रहेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपने शुरू में कहा था कि साहब कि यहाँ पर ये बीजेपी वर्सेस जो कांग्रेस की जो राजनीति चलती है इसमें उसका भी कुछ पुट देखने को मिलता है। अभी एक सर्व समाज की एक सभा हुई थी, महापंचायत हुई थी पलवल जिले में, बिल्कुल बॉर्डर पे नूह जिले के। तो उसमें क्या परिणाम निकला? उसमें क्या निर्णय लिए गए? सुनते हैं कि 28 को पुनः बात हो रही है जलाभिषेक यात्रा पूर्ण करने के लिए, जहाँ नल्हड़ जी। महादेव में जहाँ पर वो बीच में व्यवधान आ गया था, वहीं से आरंभ करके और उसको जो उसका गंतव्य है, वहाँ तक ले जाने की बात हो रही है। तो इसके हुँ। बारे में क्या समाचार हैं? सर 28 तारीख को प्रस्तावित है, अभी तक उसपे कोई फाइनल डिसीजन सरकार ने नहीं लिया है, परंतु सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा ये प्रेशर है कि वो यात्रा चूँकि अधूरी रह गई थी और हम हिंदुओं का वो एक रिचुअल है ना? वो एक वार्षिक हमारा आयोजन है, धार्मिक आयोजन है और सावन के महीने में ये आयोजन पूरे नॉर्थ इंडिया में होते हैं। हाँ जी? तो वो हमारा कार्यक्रम अधूरा है और उसे हम किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। और उसमें अब बात ये है ना कि देखिए, मुझे ऐसा पक्का मालूम है कि ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या अब आने नहीं जा रही है। पर सरकार को, एस्टैब्लिशमेंट को, प्रशासन को ये अंदेशा है कि इस बार उस यात्रा में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ सकती है और वो एक अम, शक्ति प्रदर्शन का एक मौका के तौर पे, शक्ति मतलब अपनी जनशक्ति, जनबल दिखाने का, एक शोकेस करने का एक आयोजन बन सकता है, बन रहा है। तो इसको लेके कांग्रेस बड़ी मतलब एप्रिहेंसिव है कि नाउ चिंतित दिस है। इज गोइंग कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल शो, है ना? हुँ,
ना, वो एक तरह से जो आपको है ना ध्यान होगा कि वो जो रोड शोज होते हैं चुनाव के दौरान, तो क्या ये रोड शो तो नहीं बन जाएगा? और इसका अच्छा, मैं आपको एक बात बड़ी मजेदार बात देता हूँ। हमारे जो खट्टर साहब है ना सर, वो इस प्रकार का जब सड़कों पे उत्पात होता है ना, तो खट्टर साहब उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने में बड़े एक्सपर्ट है। अच्छा। और हाँ सर, वो मैं आपको बताऊं, मैं एक बार ना सोनीपत जिले में जाटों के एक गांव में बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे, और किसान आंदोलन चल रहा था सिंगू बॉर्डर पे, तो जहां मैं बैठा था वहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे वो पूरा जमावड़ा था, जीटी रोड पे। तो मैंने वहां पे एक समझदार सयाने बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया कि अरे भाई क्या हाल है, और अगली आपकी खट्टर सरकार का क्या हाल है, और अब की बार भी इन्हीं को रिपीट करेंगे क्या? बोले नहीं, ये खट्टर सरकार चली तो जाती, पर ये किसान आंदोलन से इसको संजीवनी मिल गई। तो मैंने पूछा वो कैसे मिल गई, वो कैसे मिल गई? तो कहते हैं जाट सड़कों पे जितना ज्यादा उत्पात करेगा, उतना पॉलिटिकल माइलेज खट्टर साहब उसका उठाएंगे। और कहते हैं जाट उत्पात से बाज नहीं आता। तो इस बार तो जाटों ने उत्पात नहीं किया, मुसलमानों ने कर दिया, मतलब कांग्रेसियों ने। तो खट्टर साहब इसका भी फायदा उठाएंगे पॉलिटिकल माइलेज में। आपसे आप लिखवा लीजिए मुझसे कि खट्टर साहब इस पूरी नूह मेवात की घटना को और इस टेंशन को और आने वाली जो प्रस्तावित यात्रा है उसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को और खट्टर साहब को मिलेगा। इस चीज को लेके कांग्रेस बहुत अप्रिहेंसिव है और वो पूरी ताकत लगा रही है कि नहीं नहीं, ये यात्रा नहीं होनी चाहिए। इधर हिंदुओं का ये कहना है कि साहब ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल, और ये कोई यात्रा कोई हम कोई अधिकार। नई नहीं निकाल रहे हैं, ये पारंपरिक यात्रा है हमारी। बिल्कुल, ये भी बात सही है। और सावन के सोमवार को हम वो यात्रा कंप्लीट करेंगे, हमारी अधूरी रह गई थी। बिल्कुल। और सर यात्रा तो शांतिपूर्ण होगी, यात्रा ये निकल जान रही थी, लीजिए। तो जबरदस्ती हमला किया बहाना बना के। हाँ हाँ, और यात्रा होगी और बहुत कायदे से होगी, ये इतना तय है। तब तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो ये पूरा जो क्षेत्र है इधर का, जो फरीदाबाद का और गुड़गांव का, और यही क्षेत्र है जहाँ से खट्टर साहब को सीटें मिलती हैं वैसे तो। बाकी जाट बेल्ट में तो खट्टर साहब को वैसे भी सीटें नहीं मिलती। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिएगा, इस बार जाट बेल्ट में भी खट्टर साहब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये आप मेरी बात याद रखिएगा जब रिजल्ट आएगा। और देखिए, लोकसभा का तो हम डिस्कस नहीं करते, लोकसभा में तो खुद जाट बेल्ट ही बहुत अच्छा वोट देती है मोदी साहब को, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधानसभा में भी इस बार जाट बेल्ट में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उससे बेटर परफॉर्म करेगी। और इस बार तीसरी बार बीजेपी रिपीट कर जाएगा तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। नहीं तो जाट बेल्ट में क्यों अच्छा परफॉर्म करेगी? पिछली बार तो उनके धनखड़ साहब और वो कैप्टन अभिमन्यु जैसे जो बड़े बड़े जाट नेता थे बीजेपी के, वो सब हार गए थे। सर पिछली बार की जो हार थी ना, वो इट वॉज ड्यू टू इलेक्टोरल अरिथमेटिक्स। अगर आप उसका सही से विश्लेषण करें ना, 2019 में जो अप्रत्याशित 15 सीटें जो कांग्रेस जीत गई, सर उसमें जो मूल कारण था बीजेपी का खराब परफॉर्म करना नहीं था, जजपा और इनेलो का खराब परफॉर्मेंस की वजह से जजपा और इनेलो का सारा जाट वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो जाने के कारण कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। और जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ करते थे हरियाणा में, सर वो बाइपोलर हो गए थे। आप ध्यान दीजिएगा कि इनेलो तो बिल्कुल ही मतलब 2 या 3% वोट पे रह गई थी, और जजपा भी मात्र 22 या 23 सीटों पे कायदे से चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 12 वो जीते थे।
आप ध्यान दीजिएगा। बाकी 30-40 सीट ऐसी थी जजपा की जिसपे उनको 1200, 1500, 2000, 4000 वोट मिला है। जबकि इनेलो वो पार्टी थी जो कि 22 से लेकर 28% तक वोट शेयर एंजॉय करती थी, और वो ज्यादातर जाटों का वोट था। पुरानी जो संगठित इनेलो थी चौटाला साहब की। तो सर इस बार डिपेंड करेगा कि इनेलो और जजपा कैसे परफॉर्म करते हैं। सीट एडजस्टमेंट अगर होता है, जैसे पिछली बार भाजपा अकेले चुनाव लड़ी थी, इस बार हो सकता है कि जजपा के साथ इनका सीट एडजस्टमेंट हो जाए, प्री पोल एक अलायंस हो जाए, या मतलब अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बट आई एम टॉकिंग इन अबाउट द विधानसभा इलेक्शन, नॉट लोकसभा। तो लोकसभा में क्या आपका लोकसभा आकलन है? पिछली बार तो 10 की 10 जीत गए थे, यहाँ तक कि हुड्डा बाप बेटे भी हार गए थे। सर इस बार भी मुझे कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए होप नहीं दिखती है। एक आध सीट भूली भटकी अगर छोटी छटकी कहीं से आ जाए तो आ जाए, एक दो सीट आ भी सकती है, पर कोई बहुत ज्यादा मुझे, आई एम नॉट होपफुल अबाउट कांग्रेस। बीजेपी विल डू वेरी वेल इन हरियाणा। अभी भी मैं उसको 7+ ही सीट दूंगा। 7-8 सीट अभी भी बीजेपी की कहीं नहीं गई है, और अगर अगर 10 की 10 क्लीन स्वीप कर देंगे तो भी मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। जी, जी, जी। तो ये बताएं कि ये जो मेवात का जो क्षेत्र है, ये मेवात का क्षेत्र हरियाणा में भी लगता है, राजस्थान में भी लगता है, और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी लगता है। तो ये उत्तर प्रदेश के मेवात में जो ये बदमाशियां जो होती हैं, ये साइबर क्राइम होते हैं, व्हीकल थेफ्ट्स होती हैं, इसके बारे में तो ये कुख्यात है पूरा क्षेत्र, व्हीकल थेफ्ट्स के लिए, गौ तस्करी के लिए और साइबर क्राइम्स के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश में जो मेवात का क्षेत्र लगता है मथुरा जिले में, वहाँ क्या स्थिति रहती है? पर वो पूरी तरह पीसफुल है। मैं मथुरा के बगल में बैठा हूं ना, मैं आई एम सिटिंग इन फतेहाबाद। इट इज हार्डली 90 किलोमीटर। मेरा जो आश्रम है वो लगभग 90 किलोमीटर दूर होगा मथुरा से। और ये एरिया पूरी तरह पीसफुल है, पूरी तरह। और सर सिर्फ ये नहीं, यूपी एज अ होल, यूपी का बच्चा बच्चा जानता है कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना है, नहीं तो बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। सर बाबा तो फॉर्चूनर पे और वो लैंड रोवर पे राज नहीं करते ना बैठ के। बाबा तो जेसीबी पे बैठ के शासन, वो यूपी चला रहे हैं तो जेसीबी पे बैठ के। कहीं आना जाना होता है लखनऊ में तो वो फॉर्चूनर में और इसमें नहीं जाते हैं सर, जेसीबी पे बैठ के जाते हैं। ये एक कहावत, एक हम लोग मजाक में कहते हैं कि बाबा की फेवरेट गाड़ी तो जेसीबी है ना। मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या कि एक जेसीबी कहीं यूपी के किसी कस्बे में एक जेसीबी जा रही थी, तो उसकी एक ऑटो रिक्शा से वो टच कर गई। तो थोड़ा सा विवाद हुआ, तो पुलिस ने बोला है चलो तुम दोनों पहले थाने पहुंचो, वहां तुम्हारा बैठ के विवाद हल कराते हैं। तो थाने में जेसीबी खड़ी हो गई। तो थाने से 2 किलोमीटर दूर एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कुछ सरकारी और कुछ एक व्यक्ति की प्राइवेट जमीन पे पिछले 5 साल से कब्जा कर रखा था, और वहां एक तबेला अपनी भैंसों का और अपनी गाड़ियों का पार्किंग बना रखा था। तो उनसे किसी ने कहा कि थाने पे जेसीबी आ गई है। सर यू वोंट बिलीव कि मौलाना साहब ने 1 घंटे के अंदर तबेला वहां से खाली कर दिया, और वो जो शेड बना रखा था अपनी गाड़ी की पार्किंग का, वो हटा लिया, और तुरंत थाने में सूचना पहुंचाई कि नहीं सर वो हमने जमीन खाली कर दी है। तो मतलब जेसीबी का दिखना ही पर्याप्त है, उसके एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ बिल्कुल। और सर एक बात और आपको बड़ी मजेदार बताऊं, पिछले दिनों वो सिद्धू मूसेवाला की बरसी मनाई गई पंजाब में, उसके गांव में।
तो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी बलकौर सिंह ने एक बड़ी मजेदार बात कही और बड़ी मार्मिक बात कही। उनका यह कहना था कि यदि पंजाब में भी योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री रहा होता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। सर ये बहुत बड़ी बात वाकई है की बात है ना, कि पंजाब में एक बाप ये कह रहा है कि अगर मेरे देश प्रदेश में भी योगी जैसा कोई सीएम होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। सर देख लीजिए ना कितना मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस लोगों में है योगी जी और उनकी गवर्नेंस के प्रति। इनफैक्ट एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री वांट्स अ प्रशासक है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर योगी जी जैसा हर आदमी को चाहिए। हेलो हेलो जी जी सर। थोड़ा थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो नहीं मैं आई ये पूछना चाहता हूँ कि ये योगी जी की बात हो गई और हरियाणा की भी बात कर रहे थे। हरियाणा में और भी बातें हुई थी, जैसे ये आपके जो धरनाजीवी पहलवानों का जो ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हुआ था, तो इसको भी ऐसे देखा जा रहा है कि साहब कि ये भी जो है वो राजनीति से संबंधित था और इससे भी जो है वो कांग्रेस को कुछ संजीवनी मिल सकती है। तो इसमें क्या तथ्य है? सर मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे याद दिलाता हूं कि आज से करीब 6-7-8 महीना पहले फिर ने और थोड़ा 1 साल पहले ये हमारे पहलवान बजरंग पूनिया, रवि दहिया और बजरंग पूनिया इन रवि दहिया जैसे पहलवानों को अपने साथ लेके ना ये महाकाल के दर्शन करने गए थे विभिन्न शिवालयों में। पूरा भगवा धोती तिलक और पूरा है ना, मतलब पूरा पूरी हिंदूवादी वेशभूषा में शिवालयों के दर्शन करने गए थे। तब सब लोगों ने बड़ा इसको ना वो लिया था, मतलब कि चलो भाई लड़के जो है रिलीजियस हो रहे हैं और मतलब इतने बड़े हमारे स्पोर्ट्स आइकन्स। पर उसके बाद बजरंग पूनिया को यह समझ में आया कि ये मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा हूं, इसलिए उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया और वो वापस किसान आंदोलन वाले रास्ते की तरफ चल पड़े और उनकी नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ गईं। और ये जो पूरा रायता फैला है ये कांग्रेस का फैलाया हुआ है और कांग्रेस ने इनको क्या क्या राजनीतिक वायदे किए हैं ये तो खैर अभी भविष्य बताएगा। तो सर इट वाज ऑल प्लान्ड बाय हरियाणा कांग्रेस स्पेशली हुड्डा फैमिली। और सर ये इन्होंने शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी, बड़ा भावनात्मक मुद्दा था, हरियाणा की बेटियों का मुद्दा था, है बड़ा इमोशनल मामला था। पूरा हरियाणा नहीं पूरा प्रदेश उद्वेलित था बेटियों के नाम पे। परंतु बाद में जब उसकी सच्चाई सामने आई और जब लोगों को ये एहसास हुआ कि अरे यार ये तो सब झूठ बोल रहे हैं और ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए हरियाणा की बेटियों को बदनाम किया गया है, तो अगर वो मामला इनफैक्ट बूमरैंग कर गया। आज की तारीख में हरियाणा में कोई व्यक्ति विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम नहीं लेना जानता चाहता, इतनी इनकी बदनामी हुई है। एंड पीपल अंडरस्टैंड कि ये इन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारी बेटियों की इज्जत दांव पे लगाई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ये कोई मुद्दा रहेगा। और जब तक चुनाव आएंगे उससे पहले जहां तक मेरी जानकारी है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है और शायद तब तक कोर्ट डिसीजन भी दे सकती है और उसमें चूंकि कोई एक भी प्रूफ नहीं है, 6 जी हाँ, कंप्लेनेंट्स हैं। वो चार्जशीट मैंने देखी है, आपने भिजवाई थी मुझको। वो हाँ चार्जशीट मैंने देखी है, उस चार्जशीट में तो कोई एनालिसिस भी नहीं की है, बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से कुछ नहीं। कि साहब हाँ चूँकि ये वहाँ पे थे और चूँकि इनकी इधर लोकेशन थी इसलिए ये चार्ज हाँ किया जाता। तो ये तो मुझे इन्होंने लगता है कि सिर्फ डिस्चार्ज का हाँ मामला हो सकता है कि ये जो चार्ज फ्रेम करने के टाइम पे भी वो चार्ज ना स्टिक करे, यहाँ तक हो सकता है, जैसा मैं देख रहा हूँ उसको। जी। तो ये पहलवानों वाला मामला अब हरियाणा की पॉलिटिक्स में मुद्दा नहीं रह गया है।
और मुझे लगता था कि इन्होंने शायद वादा किया था 1-2 लोगों को टिकट विकेट देने का, इन्हीं तरनाजीबी पहलवानों में से, पर मुझे नहीं लगता कि अब, क्योंकि इनकी बड़ी बदनामी हो गई है समाज में। और मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमांड ने इनसे पल्ला झाड़ लिया है, इनको छोड़ दिया इनके हाल पे। ये तो बहुत बुरा हुआ। और विनेश हाँ, फोगाट तो एशियाड में जा भी नहीं रही हैं, बहाना करके हट गई हाँ, हैं। वो नहीं, नहीं, बजरंग पूनिया अभी भी लगे हुए। हाँ, नहीं, वो उनका जो मूल उद्देश्य था, वो चाहते थे कि इसी बहाने हमको फेडरेशन पे कब्जा करने को मिल जाएगा और एशियन गेम्स जैसी 1-2 टूर्नामेंट हम बिना ट्रायल दिए, बिना देश में लड़े खेल लेंगे। और कांग्रेस को ये था कि शायद इससे कुछ हमें पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा, तो इनको कुछ भी नहीं मिला। विनेश फोगाट का तो एशियन गेम्स में क्या, पूरा रेसलिंग कैरियर ही खत्म हो गया। फेडरेशन से इनको कुछ मिलने नहीं जा रहा है। पॉलिटिकली भी हरियाणा कांग्रेस को इससे नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ बिल्कुल भी। मतलब आप देख लीजिएगा कि इस मुद्दे का जिक्र भी नहीं होगा अगले चुनाव में। जी। ये तो उल्टा तो नुकसान अब हुआ है कांग्रेस को इससे। तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप जानकारी लेते रहें, हम आपसे संपर्क में रहेंगे। हरियाणा की राजनीति किस ओर जाती है और जी, ये नूह का मुद्दा क्या करवट लेता है, इसके बारे में आपसे आगे भी विचार विमर्श करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आभार।